So unit third is all about the concept of intelligence and emotional intelligence. तो emotional intelligence जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि सेकेंड ईयर में आप लोगों को एक टॉप आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा इमोशनल इंटेलिजेंस और आपको मिलेगा मैनेजिंग स्ट्रेस. तो आई विल हाईली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू कि ये दो सब्जेक्ट्स आप लोग प्लीज़ ऑप्ट करना, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स काफ़ी स्कोरिंग है. मैनेजिंग स्ट्रेस एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत अच्छा भी है और ये अच्छा स्कोर भी इसमें आ सकता है. एंड दिस इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है. जब भी आप लोग सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करो, वहाँ पे सब्जेक्ट्स मिलेंगे ऑप्ट करने के लिए. तो इलेक्टिव में प्लीज़ ये वाले सब्जेक्ट्स चूज़ करना. तो सबसे पहले क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे इंटेलिजेंस को, फिर कैसे हम मेजर करते हैं इंटेलिजेंस को, फिर इंटेलिजेंस का जो रोल है या इंटेलिजेंस किससे इन्फ्लुएंस होती है, क्या ये नेचर का कमाल है, क्या ये नर्चर का कमाल है, वो सब हम पढ़ेंगे. फिर देन देयर आर टू अप्रोचेस इन इंटेलिजेंस विच इज़ साइकोमेट्रिक एंड कॉग्निटिव अप्रोच. तो हम वो सब कुछ पढ़ेंगे. देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे आते हैं इंटेलिजेंस में, एंड देन एट लास्ट वी विल स्टडी व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें इस यूनिट में हैं. सो अगर हम अपने आसपास देखें तो हम देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी है ह्यूमन बिहेवियर की. कैसे सब अलग अलग सोचते हैं, कैसे सबकी लर्निंग अलग अलग है, कैसे सब लोग हर चीज़ को अपने तरीके से रीज़न आउट करने की कोशिश करते हैं, और कैसे सब लोग अपने अपने तरीके से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. नॉट एवरीबडी डज द सेम थिंग. ठीक है ना. ये सब ने हमने देखा है, नोटिस किया है. जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सीख पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, दे आर गुड एट रिमेम्बरिंग फैक्ट्स. ठीक है ना. सो सम कैन कंट्रोल देयर अटेंशन प्रोसेस. कुछ लोग अटेंटिवली बहुत समय तक अटेंशन उनका अटेंशन स्पैन जो है काफ़ी लंबा होता है. तो ये सारी चीज़ें सबके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, बट वी आर स्टडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन दिस यूनिट. ठीक है ना. तो हाउएवर साइकोलॉजिस्ट का ये काफ़ी हॉट टॉपिक रहता है टू स्टडी, ऑलवेज टू स्टडी इंटेलिजेंस. बहुत सी थ्योरीज हैं, बहुत सारे टेस्ट इसके ऊपर बनाए गए हैं इंटेलिजेंस के ऊपर, क्योंकि स्टार्टिंग ही इससे हुई थी. इंटेलिजेंस हम समझना चाहते थे, इंटेलिजेंस के टेस्ट ही सबसे पहले जो टेस्ट बनाए गए थे वो इंटेलिजेंस के ही टेस्ट थे. ओके. सो individual differences in intelligence are one of the psychological attributes which has been great interest to psychologists. जैसे कि मैंने बताया. ठीक है ना. जैसे अगेन वही सेम चीज़ हो गई. अगर हम अपने आसपास के लोगों को, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों या हमारे आसपास के फैमिली मेम्बर्स हों, सिबलिंग्स हों, या कोई भी हो, आप अपनी इवन मदर फादर को भी देखेंगे, दे हैव डिफरेंसेस उनकी सोच में, उनके लाइफस्टाइल तो नहीं, बट हाउ दे आर थिंकिंग, और कैसे वो लोग रीज़न आउट करते हैं किसी भी चीज़ को, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो डिफरेंसेस आते हैं. ओके. कैसे वी आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, कैसे हमने अलग अलग इन्वायरमेंट से अलग अलग तरीके से सीखा है. सबका इन्वायरमेंट इज़ नॉट द सेम थिंग, है ना. तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस में. सो डायरेक्टली हम चलते हैं इंटेलिजेंस को डिफाइन कैसे करते हैं. तो इंटेलिजेंस क्या है, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट. मतलब हाइपोथेटिकली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. ऐसा कोई एग्जैक्ट कोई मीनिंग नहीं है इंटेलिजेंस का, कि अगर मैंने कह दिया या किसी भी साइंटिस्ट ने या साइकोलॉजिस्ट ने बोल दिया कि यू आर इंटेलिजेंट, तो उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अब वो वाकई में इंटेलिजेंस है. तो ये सिर्फ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है. अभी तो हम बस इसको पढ़ ही रहे हैं. ठीक है ना. तो इसको माना जाता है कि जो हायर लेवल एब्स्ट्रैक्ट थॉट प्रोसेस हमारा होता है वही होता है इंटेलिजेंस. अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं कि जो लोग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में अच्छे हों, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हों, जो डिसीजन मेकिंग में अच्छे हों, ईजिली डिसीजन ले रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, दिमाग में ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट्स फिट इन हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है. ठीक है ना. तो उनको माना जाता है कि ये लोग थोड़े से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं. ठीक है. और जो इन सारी चीज़ों में सही नहीं होते, या जिनको प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जिनको प्रॉब्लम आती है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग या डिसीजन मेकिंग में, तो उनको माना जाता है दे आर लो इन देयर इंटेलिजेंस, है ना. ऐसा होता है.
So in general, intelligence underlies how well we learn, how well we plan, how well we solve our problems and how well we make decisions. तो ये सारी चीज़ें आती हैं इंटेलिजेंस के अंदर, ठीक है ना। कैसे हम रोज़ के जो एवरीडे लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे उन चैलेंजेस को हम मेट कर रहे हैं, कैसे हम अपनी डेली लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, टाइम मैनेजमेंट से लेके कुछ भी, क्या आज हमको पहनना है, कैसे छोटी सी प्रॉब्लम है, कैसे बच्चे को ऐसे अगर किसी टास्क में फंसा हुआ है कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा देना, वेरी बेसिक थिंग्स है ना। बट इंटेलिजेंस इज नॉट दैट मच बेसिक, राइट। सो इंटेलिजेंस जो है ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है, मतलब आप ऐसे डायरेक्टली किसी को भी देख के यू कैन नॉट से कि यू आर इंटेलिजेंट एंड यू आर नॉट, ठीक है। वो तो हमको मेजर करनी पड़ती है, बेसिकली इनडायरेक्टली हम इंटेलिजेंस का पता लगाते हैं जब हम उसको टेस्ट के थ्रू, जब मैं आपको टेस्ट दूंगी, फिर टेस्ट के बेसिस पे जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे ओनली आई कैन से दैट यू आर इंटेलिजेंस और यू आर डल, ठीक है। तो हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं इंटेलिजेंस को, इट इज़ नॉट अ डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल थिंग, तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखना, ठीक है। सो अब काफ़ी सारी तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करी है साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस को, बट अभी तक कोई भी ऐसी सिंगल डेफिनेशन नहीं है इंटेलिजेंस की। बट कॉमनली क्या एक्सपेक्ट हमने सॉरी एक्सेप्ट किया है, कौन सी डेफिनेशन को हमने एक्सेप्ट किया है कि इट इज़ द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम वंस एक्सपीरियंसेस, जो हम अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है ना। हम कैसे नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, जैसे अभी राइट नाउ यू आर अक्वायरिंग नॉलेज, और मैंने पढ़ा के एक्सपीरियंस लिया है तो मेरी इंटेलिजेंस थोड़ी सी हाई हो गई है टीचिंग पे, ठीक है। और देन कैसे हम कैसे हम सही रिसोर्सेस का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे हम नई नई सिचुएशंस को अडेप्ट कर ले रहे हैं, और कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़े इस फील्ड में, स्पेशली इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस की फील्ड में इन लोगों का काफ़ी बड़ा नाम है। स्टर्नबर्ग हो गए आपके, कॉफमैन हो गए आपके, वेशलर हो गए, इन सब ने बड़े बड़े स्केल्स बनाए हैं टू मेजर इंटेलिजेंस। वो सब स्केल्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। बट अब जो साइकोलॉजिस्ट हैं तो उनका मानना है कि जो कल्चर स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो कल्चर में जो जिन स्किल को वैल्यू दी जाती है उसको भी इंटेलिजेंस में इंक्लूड करना चाहिए। व्हाट डज दैट मीन? अब कहने का मतलब ये है कि वेस्टर्न कल्चर्स में जैसे परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंटेलिजेंस देखी जाए, स्पीड के बेसिस पे इंटेलिजेंस देखी जाए, फिर उनका अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है उसके बेसिस पे इंटेलिजेंस देखी जाए, है ना। जैसे बेसिकली हर एक स्किल के बेसिस पे, जैसे कि कोई क्रिकेट में अच्छा है तो वो उस चीज़ में हाई है, वो स्पोर्ट्स में हाई है, उसकी इंटेलिजेंस स्पोर्ट्स में हाई है। कोई अगर पेंटर है तो उसकी पेंटिंग स्किल्स अच्छी हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें देखी जाए इंटेलिजेंस के अंदर। और बाकी इंडियन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंगली कहना है कि जो जो सेल्फ रिफ्लेक्शन जो कर पा रहा है, जो कनेक्टिविटी जिसकी लोगों से ज़्यादा कनेक्टिविटी हम अगर कर पा रहे हैं, लोगों से हम अच्छे तरीके से बातचीत कर पा रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, लोगों को समझ पा रहे हैं, कनेक्टिविटी बिठा पा रहे हैं, तो वो भी तरीके से कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस है। क्योंकि अगर ये ही चीज़ नहीं होगी, अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी, सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो हम इंटेलिजेंट नहीं कहलाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स में अगर मेरा स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है या लॉजिकल रीजनिंग में अगर मेरा स्कोर अच्छा आ रहा है देन ओनली आई विल बी इंटेलिजेंट, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ओके। नाउ हियर आर सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस जो कि अलग अलग लोगों ने दी है। डेविड वेशलर की इंटेलिजेंस का डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मैंने फिर पहले भी बताया ऊपर भी, वेशलर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस की फील्ड में, ठीक है। सो इनका कहना है द ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, ठीक है, रैशनली सोच रहे हैं हम, ठीक है, टू एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। मतलब हम अच्छा बुरा सब कुछ देख रहे हैं, एक रैशनल थॉट दे रहे हैं, इरैशनल थॉट कुछ भी हम नहीं सोच रहे हैं, सोच समझ के सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर्पसफुली कर रहे हैं, ऐसे कुछ बिना पर्पस के हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कैसे हम इन्वायरमेंट से अपने इफेक्टिवली डील कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो होता है हमारा इंटेलिजेंस, ओके। बाकी की और भी डेफिनेशन है। लुइस टर्मन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, द एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। गार्डनर की थ्योरी बहुत प्यारी है ठीक है, ये सब स्टर्नबर्ग की थ्योरी भी अच्छी है, बाकी सबकी
हम लोग जब आगे आगे थ्योरीज पढ़ेंगे, हाउएवर एग्जाम में ये सब कुछ आता नहीं है, तो डेफिनेशंस ऑफ कोर्स नहीं पूछेंगे सबकी, तो बस ऐसे एक बार ऊपर ऊपर से आप लोग रीड कर लेना, सब कुछ सेम ही है, बस सबके वर्ड्स अलग हैं। फाइन। सो फाइनली है क्या इंटेलिजेंस? इट रेफर टू the ability to perceive information, information को समझना, perceive करना, इसको perception कहते हैं हम, ठीक है ना। और then retain it as knowledge for applying, अब आपने information ले ली बट रिटेन कर लिया, आपकी मेमोरी में इनकोड हो गई, फिर ज़रूरत पड़ने पे आपने उस नॉलेज को इस्तेमाल कर लिया, जैसे वट एवर आई एम टीचिंग राइट नाउ, you are perceiving the information, but at the time of your examination you will retain that knowledge, और आप लाइफ में भी आप लोग सब लोग रिटेन करोगे नॉलेज को, है ना, जो भी हमने अभी तक साइकोलॉजी में पढ़ा है, कहीं ना कहीं हम उसको अप्लाई भी करेंगे, है ना, यही होता है। It towards adaptive behaviors in the environment, it is also describes as individual capacity for self awareness, understanding and problem solving, ठीक है ना। तो ये सब कुछ है, और फिर अगेन वही सारी, द एबिलिटी टू रीजन, टू प्लान, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, देन कॉम्प्रिहेंड करना कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को, जो भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं जो भी हमारी लाइफ में आ रहे हैं उसको कैसे हम समझ रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे अपनी ही एक्सपीरियंस से सीखना, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस हो चाहे दूसरों के एक्सपीरियंस से हो, हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगेन वही सारी चीज़ें हैं, सब कुछ उसी तरीके से, बस बार बार अलग अलग तरीके से लिखा है, ओके। देन अब मेजर कैसे करेंगे इंटेलिजेंस को, नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि अब ठीक है इंटेलिजेंस तो समझ में आ गया, क्या हमने बोला था कि हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है, कोई एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, कोई भी इतना अच्छे से अभी तक डिफाइन नहीं कर पाया है कि हम सिर्फ उसी की डेफिनेशन पे चलें, बट वी नो टिल नाउ व्हाट इज इंटेलिजेंस। So how do we measure intelligence? The concept of measurement of intelligence started when educator in France attempted to identify children who were unable to learn as quickly as well as others in school. अब अल्फ्रेड बेनेट एक नाम है, ठीक है, अल्फ्रेड बेनेट को बेसिकली फ्रेंच गवर्नमेंट ने बुलाया था कि आप प्लीज़ आओ और देखो कि कौन से बच्चे जो हैं इंटेलिजेंट हैं और कौन से डल हैं, कौन से अच्छे से सीख पा रहे हैं और कौन से नहीं। तो उनसे बोला गया था, फ्रेंच गवर्नमेंट ने उनसे बोला था कि प्लीज़ आप आके कुछ ऐसा करो, तो उन्होंने फिर टेस्ट बनाया, ठीक है। तो सबसे पहला जो टेस्ट था वो आपका अल्फ्रेड बेनेट स्केल था, बेनेट साइमन स्केल, साइमन भी इनके कोलीग थे, इन दोनों ने मिलके फिर एक इंटेलिजेंस का टेस्ट बनाया कि इस जो भी बच्चा इस टेस्ट को देगा, फिर उसके बेसिस पे जो रिजल्ट आएगा फिर हम पता लगाएंगे कि ये इंटेलिजेंट है या डल है, या क्या इसका अभी इसकी इंटेलिजेंस का लेवल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दे वांट टू डिस्टिंग्विश फास्ट लर्नर्स एंड स्लो लर्नर्स। अब क्यों? इसलिए क्योंकि जो स्लो लर्नर्स हैं हम फिर उन पे उस तरीके से मेहनत करेंगे, जो फास्ट लर्नर्स हैं हम उनको उस तरीके से एफर्ट्स देंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे हुआ था, अलग अलग ये हमने सब अलग अलग जो बच्चे हैं अलग अलग एज ग्रुप के, उनके ऊपर ये हमने टेस्ट जो है वो अप्लाई किया था या दिया था उनको टेस्ट, ठीक है। सो अब उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था मेंटल एज का। अब ये थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं ये, कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड बेनेट और थियोडोर साइमन ने, ठीक है, ये याद रखना। 1916 में उन्होंने ये टेस्ट डिज़ाइन किया था। आई डोंट नो व्हाई आई रिमेम्बर 1905, कहीं ना कहीं मैंने 1905 भी पढ़ा है ये, लेट मी सी इन माय नोट्स। हाँ, 1905 में इन्होंने साइकोमेट्रिक टेस्ट बनाया था पहला। अब 1916 में आई थिंक इन्होंने दिया था ये बच्चों को, बट 1905 में ये टेस्ट बना था, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है वो यही है, ठीक है। तो इसमें होता क्या था कि ये आप लोगों के इसमें नहीं लिखा है बट मैं बता रही हूँ कि 30 वर्बल आइटम्स होते थे। वर्बल आइटम्स मतलब कि बोलेंगे और आपको आंसर करने हैं। वर्बल में लेट मी जस्ट राइट इट विद 30 वर्बल आइटम्स, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। वर्बल आइटम्स, ठीक है। स्टेटमेंट्स, यू कैन से स्टेटमेंट्स थे। आइटम्स मतलब टेस्ट के अंदर जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना अलग अलग,
तो उनको आइटम्स बोला जाता है, बट सिंपल करने के लिए आई राइट स्टेटमेंट्स। 30 वर्बल स्टेटमेंट्स थे, उनके बेसिस पे इंटेलिजेंस को, जो भी बच्चा जिस भी तरीके से इस पे स्कोर कर रहा है, जो सही जवाब दे रहा है, जो गलत जवाब दे रहा है, उसके बेसिस पे हम उसको इंटेलिजेंस का बताते थे कि ये इंटेलिजेंट है या नहीं। तो दे बेसिकली वांट टू नो द लीनियर कॉग्निटिव ग्रोथ इन चिल्ड्रन अप टू 16 ईयर्स। ये हुआ था लीनियर कॉग्निटिव ग्रोथ के, इसकी एज के हिसाब से इसकी जो मेंटल एज है वो सही है या नहीं है, ठीक है ना, ये पता लगाना चाह रहे थे। ओके, सो मेंटल एज क्या है, ये पर्सन की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को देखता है रिलेटिव टू द पीपल ऑफ हिज और हर एज ग्रुप। जैसे कि जैसे मैं अपना नहीं बताती हूँ, जैसे कि कोई भी एक बच्चा है 8 साल का है, ठीक है, तो क्या उसकी इंटेलिजेंस 8 साल वाले बच्चों की तरह है या नहीं है, यही होता है मेंटल एज का कॉन्सेप्ट। ओके, जैसे कि अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि अ चाइल्ड हु हैज आंसर क्वेश्चंस दैट एन 8-year-old कैन आंसर, कैन वी टेल हाउ स्मार्ट चाइल्ड इज? नो, वी कैन नॉट। अब इसके लिए सबसे पहले हम उसको उसकी क्रोनोलॉजिकल एज जाननी पड़ेगी, है ना। अगर तो बच्चा 8 साल का है और 8 साल वाले बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है, तो ठीक है, इसकी इंटेलिजेंस ठीक है। बट अगर कोई बच्चा 12 साल का है और वो सिर्फ 8 साल के बच्चों की इंटेलिजेंस मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा है और 12 साल वाले बच्चों के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो फिर तो वो इंटेलिजेंट नहीं है ना। कहीं ना कहीं उसकी डेवलपमेंट में, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, उसकी इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। या अगर कोई 6 साल का बच्चा है और वो 8 साल के क्वेश्चंस, 8 साल वालों के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है, तो हम बोलेंगे कि वाह, ये तो बहुत अच्छा, बहुत स्मार्ट बच्चा है ना। तो ये होता है। तो मेंटल एज को जानने के लिए हमको उसकी क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको हम बायोलॉजिकल एज कहते हैं, जैसे मैं 25 की हूँ, कोई यहाँ पे 30 ईयर्स का होगा, कोई 29, कोई 24, ऐसे करके हमारी जो बायोलॉजिकल एज होती है, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल एज हमारी बायोलॉजिकल एज, हमारी रियल एज, और मेंटल एज जो कि हमने निकाली है, मेंटल एज के निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ओके, so mental age indicates nothing about whether the intelligence of the individual is high or low in comparison to other people of the same age, यही ये पता करती है, ठीक है। We also need to consider a person's biological age to find out what a particular mental age means। हाँ, मतलब ये है कि मेंटल एज को अगर हम कैसे निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसकी बायोलॉजिकल एज के बेसिस पे ही निकालेंगे, जब हम उसको रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे एक आईक्यू का वर्ड, जो आप सोचो, जो इंटेलिजेंट क्वोशंट हमने सुना होगा, आप लोगों ने सबने सुना होगा, इंटेलिजेंट क्वोशंट का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दिया था विलियम स्टर्न ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। 1912 में इन्होंने सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने कोई टेस्ट नहीं बताया, इन्होंने इसको कोई यूज नहीं किया, बस इन्होंने सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया था विलियम स्टर्न ने आईक्यू का, ठीक है। हाउएवर इसको यूज किसने किया, अब इसको यूज किया था, इस कॉन्सेप्ट को, आईक्यू के कॉन्सेप्ट को यूज किया था टर्मन ने। लुइस टर्मन इनका पूरा नाम था। व्हाट वाज हिज फुल नेम? लुइस टर्मन। ओके, तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, पहले तो ये अल्फ्रेड बिनेट जो टेस्ट था वो कैसा था, देखा ना हमने कि वो फ्रेंच जो बच्चे थे उनके लिए यूज किया था। बट लुइस टर्मन ने इसको इसका क्या किया, इसका इंग्लिश वर्जन बनाया। तो ये सब बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा आप लोग अपने नोट्स अगर कभी बनाओ तो उसमें लिखना कि इन्होंने इसका एक इंग्लिश वर्जन बनाया। तो इंग्लिश वर्जन बनाने का मतलब क्या है कि ये सबके लिए, मतलब इंग्लिश तो इज अ कॉमन लैंग्वेज है ना, हर जगह यूज होती है, तो ये सबके लिए फिर आसान हो गया। बट फ्रेंच तो हर कोई नहीं जानता ना, तो लुइस टर्मन ने इसको कॉन्सेप्ट को यूज किया। अगेन आई एम टेलिंग दिस थिंग कि विलियम स्टर्न ने 1912 में आईक्यू का सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया था, बट उसको यूज किसने किया था, आई थिंक यूएस में इन्होंने यूज किया था, बट आई एम नॉट श्योर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल इसका नाम लिखा, अल्फ्रेड बिनेट के ही नाम पे है ये। तो स्टैनफोर्ड बिनेट, स्टैनफोर्ड किसी का नाम नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी का नाम है, जिस यूनिवर्सिटी पे इन्होंने ये स्केल पूरा डिजाइन किया था, ठीक है। तो नाम इनका क्या था, लुइस टर्मन। तो इन्होंने इसको यूज किया। अब इन्होंने इंटेलिजेंट क्वोशंट कैसे निकालते हैं, जब हम MA मतलब मेंटल एज को डिवाइड करते हैं क्रोनोलॉजिकल एज से, फिर मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। लेट्स से किसी की मेंटल एज जो है 16 है,
और किसी की क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 13 है। अब आप लोग सब लोग सोचोगे कि ये 16 कहाँ से आया, मेंटल एज कहाँ से आ गई। तो मेंटल एज हम लोग जो टेस्ट हमने दिया है, जो क्वेश्चनेयर्स हमने दिए हैं, क्वेश्चनेयर्स क्या होते हैं जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल वही अल्फ्रेड बिनेट का टेस्ट जो था वो हमने दिया, उसके बेसिस पे स्कोरिंग होती है। वो पूरा रिसर्च में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे स्कोरिंग करते हैं, कैसे क्या होता है, उतना इन डेप्थ में नहीं जानना है हमको, बस उस स्कोरिंग के बेसिस पे, उस स्कोरिंग के बेसिस पे ये स्कोर आया मेंटल एज का। अब उसको क्रोनोलॉजिकल एज से हम डिवाइड करेंगे एंड देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 123 हमारी क्या आ गई, एज आ गई, मेंटल एज आ गई, या सॉरी आईक्यू आ गया आपके पास, ठीक है, ये आपका आईक्यू है। अब ये आईक्यू हम कैसे पता लगाएंगे, क्या है इसका मतलब क्या है, वो अभी आपको मैं दिखाऊंगी, ठीक है, एक ग्राफ के थ्रू मैं दिखाऊंगी, ठीक है ना। सो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है कि एक 16 साल का बच्चा है और उसकी मेंटल एज जो है वो भी 16 है, ठीक है, उसकी एज के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारी आईक्यू क्या आएगी, 100 आएगी, ठीक है ना, ये ओके। अब यहाँ पे देखो आप लोग, अब आईक्यू यहाँ पे 100 आ रही है और यहाँ पे 123। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मेंटल एज ज़्यादा है, क्रोनोलॉजिकल एज कम है। आप लोगों ने नोटिस करी है ये चीज़। अब इसका मतलब क्या है, अब थोड़ा सा यहाँ पे जाके दिखाती हूँ। अब ये एक तरीके से ग्राफ है जिसको हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व बोलते हैं, बेल शेप्ड कर्व बोलते हैं, इतना सब ये स्टैटिस्टिक्स जब मैं पढ़ाऊंगी तब पढ़ना आप लोग। तो ये एवरेज है, मतलब इतना तो जैसे मैं हूँ 25 साल की, तो मेरी इंटेलिजेंस एवरेज इतनी तो होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर इससे कम जा रही है इसका मतलब कि प्रॉब्लम है, इंटेलिजेंस कम है। बट अगर इससे ज़्यादा जा रही है तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ से देखो, अगर किसी की इंटेलिजेंट, अगर किसी का आईक्यू लेवल अगर 130 के अबव जा रहा है तो उसको हम मानेंगे कि बहुत सुपीरियर है, ये बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है। अगर किसी का 120 से 130 के बीच में स्कोर आ रहा है तो वो बहुत सुपीरियर है। देन 110 119 के बीच में हाई एवरेज, एवरेज से भी ऊपर। अब मैंने क्या बताया, 90 टू 109, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 टू 109 के बीच में अगर किसी का स्कोर आ रहा है इसका मतलब वो एवरेज है, ये एवरेज स्कोर है हमारा। और ये ऐसा क्यों है, ये एक ग्राफ है, देखो ऐसे समझो आप लोग, ये एक ग्राफ है, ठीक है। अब ये मेरा स्कोर है 100 100 115, ये सब स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू हम ये सब निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 85 है, ठीक है, 70 है। अब ये ऐसा क्यों है मैम, ये ऐसा क्यों है, जैसे कि ये बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे लोग हैं, ठीक है, 1 2 चाहे जितने लोग ले लो। अब मैं लेती हूँ जैसे मान लो 100। अब 100 लोगों का स्कोर जो है वो यहाँ आ रहा है, 100 पे 100 लोगों का, मतलब मेरा मान के चलो मेरा जो पॉपुलेशन या जो मेरा सैंपल था वो था आपका 120 लोगों का, ये मेरा सैंपल है। मैं 120 लोगों को टेस्ट कर रही हूँ कि उनकी इंटेलिजेंस कैसी है, 120 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। अब 100 बच्चों का स्कोर 100 पे आ रहा है, 100 पे, ठीक है। तो ये मेरा कैसा जाएगा, ऐसे ऊपर जा रहा है ना ये कर्व। और बहुत ऐसे कम बच्चे हैं, जैसे 100 लोगों का तो यहाँ आ रहा है, तो 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर यहाँ आ रहा है, किसी का सिर्फ 2 बच्चों का स्कोर 70 पे आ रहा है, फिर 4 बच्चों का स्कोर 75 पे आ रहा है, फिर एक आध और बच्चा है जिसका स्कोर 85 पे आ रहा है, फिर किसी का 90 पे आ रहा है, ठीक है, ऐसे। एंड देन जो बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं, बहुत हाई लेवल इंटेलिजेंस है, तो किसी का कितने पे आएगा, 109, किसी का आएगा 115, किसी का आएगा 118, 120, 125, 130, इस तरीके से, है ना। ये मैं ऐसे गलत कर रही हूँ, वेट, ऐसे नहीं, जैसे कि सिर्फ 2 बच्चों का स्कोर यहाँ पे आया 130, सिर्फ 2 बच्चे ऐसे सुपीरियर, या सिर्फ बोलो एक ही बच्चा है सुपीरियर, फिर 4 बच्चों का स्कोर यहाँ पे आया, ठीक है। ऐसे तरीके से ऐसे पूरा कर्व बनता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाऊंगी। तो ये इसका मतलब ये होता है, ये बेल शेप्ड कर्व इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि मोस्टली लोगों की ज़्यादातर एवरेज परफॉर्मेंस यहीं आती है, एवरेज में, मतलब ऐसे 90 से 110 तक एवरेज, तो यहाँ पे सबसे मोटा एरिया रहता है, ठीक है, इतना बेसिक आप लोग समझो। तो ये पूरा इस तरीके से डिज़ाइन किया। अगर किसी की आईक्यू लेवल अगर बिलो 70 आ रहा है, हम उसको कहेंगे मेंटली रिटार्डेड और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, या इसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी है।
ठीक है। और बॉर्डर लाइन पे ये आ रहे हैं, लो एवरेज पे ये आ रहे हैं, ये वाले स्कोर्स, ठीक है। एक बार आप लोग प्लीज़ देख लेना इसको। तो ये जो स्कोर्स अभी मैंने बताए वो सब यहाँ पे उसी तरीके से डिफाइन करके रखा है जो अभी मैंने बताया, ठीक है ना। बहुत कम लोगों की या तो बहुत ज़्यादा लो इंटेलिजेंस होगी या तो बहुत हाई इंटेलिजेंस होगी, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 2% लोग आते हैं। देखो एंड पे जो एजेस होते हैं कर्व के, ठीक है, ग्राफ के एंड पे बहुत कम, सिर्फ 2% हाई पे है, सिर्फ 2% लो पे है, बट मोस्टली लोग एवरेज इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। ये है इसका मतलब। फाइन, बाकी सब वही है जो यहाँ पे हमने इस टेबल में देखा। ओके, और क्या बताना है, वही है। फिर यहाँ पे और एग्जाम्पल्स के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किसी की मेंटल एज इतनी है, क्रोनोलॉजिकल इतनी है, उसका स्कोर इतना आ रहा है, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। So is there any doubt? Now next what we have, we will see what is the influence of nature and nurture on intelligence. इसका मतलब ये है कि क्या नेचर ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारी इंटेलिजेंस पे या हमारे नर्चर का ज़्यादा रोल है। तो नेचर यू कैन से, नेचर मतलब नेचुरल से आप लोग याद रखना कि जो हेरिडिटी जो आपको अपने पेरेंट्स से मिली है, ओके, जो आपका जेनेटिक मेकअप है, जो जीन्स है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल्स एंड कोड्स दैट वी इनहेरिट, दैट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ओके। देन नर्चर में क्या आता है, जो आपको इन्वायरमेंट से मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, आपके कॉलेज का, आपके आसपास का, आपका घर का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या क्या सोशो कल्चर्स कंडीशंस में आप रह रहे हो, कैसे कैसे लोग आपके आसपास हैं, उस तरीके से क्या आपकी इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस होती है या नहीं होती है। तो ये एक तरीके की सेंट्रल डिबेट है साइकोलॉजी की फील्ड में या इंटेलिजेंस में, ओके। तो देखते हैं अब इसकी एविडेंसेस हम देखेंगे। अब हम देखेंगे कि किस किस तरीके से लोगों ने इसको रिसर्च किया है और प्रूव किया है कि नेचर का ज़्यादा रोल है या नर्चर का ज़्यादा रोल है। तो अब हम कैसे देखेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे नेचर का इन्फ्लुएंस इंटेलिजेंस पे। देखो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे फैमिली को, ठीक है, और हम देखेंगे ट्विंस को, ठीक है, और अडॉप्शन स्टडीज भी हम देखेंगे, ओके। अब देखो यहाँ पे दो प्लेयर्स हैं, ये टेनिस प्लेयर्स हैं, आई थिंक टेबल टेनिस प्लेयर्स हैं या शायद टेनिस प्लेयर्स हैं, दे आर टेनिस प्लेयर्स, डबल टेनिस प्लेयर्स हैं, ओके। तो ये दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं, ठीक है, इनका नाम था ब्रायन ब्रदर्स, ओके। तो ये बस एक दूसरे से 2 मिनट के छोटे बड़े हैं, बाकी दोनों सेम है, आइडेंटिकल ही है, ठीक है। इनकी सारी चीज़ें सेम है, दोनों का खेलने का तरीका सेम है, इनकी एबिलिटीज, इनकी स्किल्स, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, ओके। तो इन्हीं चीज़ों से रिलेट करके हम देखेंगे ट्विन स्टडीज। अब ट्विन्स में भी वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्विन्स, वी हैव मोनोजाइगोटिक ट्विन्स एंड वी हैव डाइजाइगोटिक ट्विन। मोनोजाइगोटिक ट्विन का मतलब रहता है कि उनका जेनेटिक मेकअप 100% बिल्कुल आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल ट्विन्स भी हम इनको कहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ओवम से, एक फर्टिलाइज्ड ओवम से बने हों, ठीक है। एंड देन डाइजाइगोटिक में उनका 50-50% जेनेटिक मेकअप रहता है, मतलब जैसे कि ए एक बच्चा है, बी एक बच्चा है, बट दोनों ट्विन्स हैं, बट डाइजाइगोटिक है, उनके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे। 50% उनका जेनेटिक मेकअप सेम है बट 50% यूनिक है। तो आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे कि जो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं और जो थोड़े से अलग होते हैं, ओके। तो जो बिल्कुल आइडेंटिकल है वो है मोनोजाइगोटिक, और जो थोड़े से अलग हैं एक दूसरे से, 50-50% सेम है, 50-50% अलग है, तो वो होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विन्स, और उसको हम फ्रेटर्नल ट्विन्स भी बोलते हैं। तो अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम देखें कि नर्चर का, सॉरी नॉट नर्चर, नेचर का क्या इन्फ्लुएंस है हमारी इंटेलिजेंस पे। तो हम इनका क्या करेंगे, हम इनका आईक्यू स्कोर लेंगे और इन सबके आईक्यू स्कोर को हम कोरिलेट करेंगे कि इन दोनों के आईक्यू स्कोर्स में कोरिलेशन कैसा है, कैसे आपस में एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। कोरिलेशन आई विल टीच इन डेप्थ इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो अब बेसिकली समझो कि ये जो कोरिलेशन होता है वो -1 से लेके +1 तक के बीच में होता है, ओके। तो जो +1 के ज्यादा करीब है, ठीक है, जैसे कि 0.86 है, ये +1 के ज्यादा करीब है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा पॉजिटिव है, हाईली कोरिलेटेड है। और जो थोड़ा सा कम स्कोर होगा, फॉर एग्जाम्पल +60 है, तो वो +1 से थोड़ा सा दूर है, तो क्या है, ये इतना ज्यादा कोरिलेट नहीं है, मतलब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ओके। तो अब क्या पाया गया है कि
कि जो बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनका कोरिलेशन 0.86 का होता है, और जो फ्रेटर्नल ट्विन्स हैं जो कि डायजाइगोटिक ट्विन्स हैं तो उनका क्या होता है 0.60 का। ये सैम्पल स्टडी होगी ऑफ कोर्स, तो उनका 0.60 का स्कोर है। ओके 0.60 का सॉरी कोरिलेशन है। एंड देन ऐसे ट्विन्स, ऐसे आइडेंटिकल ट्विन्स जो कि अलग अलग घर में पले हुए हैं तो उनका कोरिलेशन कितना है, वी हैव 0.72, मतलब इन दोनों का मिला के भी फ्रेटर्नल वालों से ज्यादा है। 0.72 की अगर हम बात करें चाहे 0.86 की हम बात करें तो ये दोनों ही स्कोर्स फ्रेटर्नल फ्रेटर्नल वाले कोरिलेशन से ज्यादा है। ओके तो ये एक एविडेंस है कि हाँ ट्विन्स अगर भले ही ट्विन्स आइडेंटिकल हों चाहे आपके फ्रेटर्नल हों तो डिफरेंस तो आ रहा है, इसका मतलब जीन्स का हेरिडिटी का रोल कहीं ना कहीं तो है इंटेलिजेंस पे, राइट। ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखो ये फैमिली स्टडीज हैं कि जो सिबलिंग्स साथ में रह रहे हैं, जो भाई बहन साथ में रह रहे हैं उनका मीन कोरिलेशन क्या है 0.47 का, जो अलग अलग रह रहे हैं उनका 0.24 का, जो पेरेंट्स और बच्चे साथ में रह रहे हैं उनका 0.42 का, जो अलग अलग पेरेंट्स अलग रह रहे हैं बच्चे अलग रह रहे हैं उनका 0.22 का, एंड देन जो अडॉप्टेड बच्चे हैं या अडॉप्टेड पेरेंट्स चाइल्ड हैं उनका स्कोर क्या है 0.91 का। ओके तो आप देखो अडॉप्टेड वाले जो हैं तो इनका जो हेरिडिटी है, जो इनके जीन्स हैं डिफरेंट है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे कितना हाई डिफरेंस आ रहा है, जो साथ में मान लो पेरेंट्स और चाइल्ड जो मतलब बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं तो उनका कोरिलेशन कितना ज़्यादा है, और जो अडॉप्टेड पेरेंट चाइल्ड है उनका कोरिलेशन कितना कम है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो ये डिफरेंस इंडिकेट हमको करता है कि ऑफ कोर्स नेचर हैज अ इन्फ्लुएंस ऑन व्हाट इंटेलिजेंस। ओके देन अडॉप्शन स्टडीज है ये सेम है उसी तरीके से जैसा भी मैंने ऊपर बताया, तो ये आप लोग प्लीज रीड कर लेना। ओके देन नेक्स्ट अडॉप्शन स्टडीज। अब अडॉप्शन स्टडीज में क्या है, अनदर लाइन ऑफ सपोर्ट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन इंटेलिजेंस इज प्रोवाइडेड बाय द रिसर्च स्टडीज इन्वॉल्विंग अडॉप्टेड चाइल्ड। अब वही सेम चीज हो गई ना जो अभी मैंने ऊपर बताई है ना कि देखो यहाँ पे कोरिलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कोरिलेशन कम है, तो वही सेम चीज़ हो गई जो अभी नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि उनका आईक्यू का कोरिलेशन ज़्यादा है, उनका आईक्यू का कोरिलेशन कम है, ठीक है ना। तो दिस सजेस्ट दैट द हेरिडिटी फैक्टर्स हैव इन्फ्लुएंस ऑन द ह्यूमन इंटेलिजेंस। ओके देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट, नेक्स्ट वी हैव ये छोड़ दो आप लोग, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है इसको छोड़ दो। देन अब बात करते हैं नर्चर की, मतलब एक्चुअली में जो इन्वायरमेंट है आसपास का, चाहे का स्कूल का इन्वायरमेंट हो, फिर घर का इन्वायरमेंट हो या आपकी सोसाइटी का इन्वायरमेंट हो, जो भी आपके आसपास का इन्वायरमेंट है उसका क्या इन्फ्लुएंस है इंटेलिजेंस पे। सो अब दोबारा से ट्विन स्टडीज देखी जाए। Let us look again the IQ correlations of identical twins raised in same home versus different homes I explained earlier. अब देखो different homes में अलग अलग घरों में जो थे उनका 0.72 था, और जो एक साथ पले बड़े थे तो उनका 0.86 था। तो अब देखो आप लोग समझो आइडेंटिकल ट्विन्स तो थे ना, बट इनका इन्वायरमेंट अलग अलग होने से इनके स्कोर में इतना डिफरेंस आ रहा है। तो ये भी क्लियरली इंडिकेट करता है क्या कि इन्वायरमेंट का भी रोल है इंटेलिजेंस पे। गेटिंग माई पॉइंट, यही वो कहना चाह रहे हैं कि देखो इन्वायरमेंट का है तो सब कुछ सेम, बस घर अलग अलग हो गया उनका, तो उनके जीन जेनेटिक मेकअप तो उनका थोड़ी चेंज हो जाएगा घर अलग अलग होने से, उनका इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट का भी रोल है। ओके तो ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इट कैन बी इन्फर्ड दैट द डिफरेंट एनवायरमेंट्स that the different families provide do have some influence on intelligence of the individuals। हो सकता है जिनका 0.82 आ रहा है उनका environment अलग हो, और जिनका 0.72 आ रहा है उनका environment अलग हो। मतलब ये जो बच्चे हैं, ये जो इनके पेरेंट्स थे वो बहुत अच्छे स्कूल में भेज रहे हों, और ये जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े से कम अच्छे स्कूल में भेज रहे हों, है ना, तो उससे भी फर्क पड़ता है, एनवायरनमेंट से भी फर्क पड़ता है ना। तो ये थे तो सेम,
बट स्टिल इनका स्कोर अलग क्यों आया? अगर तो ये बिल्कुल कंप्लीटली अगर नेचर का रोल होता है, इन्फ्लुएंस नेचर का इन्फ्लुएंस होता इंटेलिजेंस पे, तो इन दोनों का स्कोर सेम आना चाहिए था ना, है ना? यही कहना चाह रहा है ऑथर। देन अडॉप्शन स्टडीज में भी यही इंडिकेट किया गया है दैट इंटेलिजेंस इज नॉट डिटरमाइंड इंटायरली बाय हेरिडिटी। अब देखो कहीं ना कहीं कोरिलेशन तो आ रहा है, भले ही इससे कम है, बट आ तो रहा है ना कोरिलेशन, है ना कहीं तो कोरिलेशन है, ठीक है ना? अब यहाँ पे भी कोरिलेशन तो है, ठीक है? सिबलिंग्स है तो भाई बहन, बट साथ में पल रहे हैं तो उनका स्कोर ये है, अलग अलग पल रहे हैं तो उनका स्कोर ये है, इन्वायरमेंट अलग अलग है, दैट्स वाई जेनेटिक मेकअप तो सेम है, राइट? यही सारी चीजें हैं, तो ये सब आपको लिखना है एग्जाम में, ओके? अब अगेन उन्होंने और भी क्या एक आई थिंक एग्जाम्पल दिया है, सम चिल्ड्रन ऑफ पुअर पेरेंट्स विद अननोन IQs वर अडॉप्टेड बाय मिडिल क्लास पेरेंट्स। अब कुछ बच्चे ऐसे थे, फॉर एग्जाम्पल वो कहाँ से उनको लेके आए थे, अडॉप्ट किया था बेसिकली उनको अनाथ आश्रम से, ठीक है? अब उनको तो अभी तक उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी, बट उन्होंने थोड़ा मिडिल क्लास लोगों ने उनको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है? अडॉप्ट कर लिया, सॉरी। तो उनका IQ हमको पहले तो नहीं पता था, बट उनका IQ कहाँ तक जाता है, उनका IQ 118 से लेके 121 तक, 118 से लेके 121 तक जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे, उनका जेनेटिक था, वो लोग तो बिल्कुल गरीब घर से आ रहे थे, बट फिर भी उनका IQ स्कोर इतना ज्यादा है ना? और ये डिफरेंस देखा गया है, जो उनके रियल जो बच्चे रहते हैं उनका IQ स्कोर उतना नहीं होता है जितना कि उनके अडॉप्टेड चिल्ड्रन का होता है। तो ये देखा गया है ऐसा। तो क्या इन्वायरमेंट से फर्क पड़ा, क्योंकि अब उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया, उनको अच्छा स्कूल मिल गया, उनको ऐसे पेरेंट्स मिल गए जो सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ओके? ऐसा होता है, ओके? तो यहाँ पे देखो लिखा भी है, अडॉप्टेड चिल्ड्रन वर 105, IQ एवरेज उनका 105 था, देन नॉन अडॉप्टेड चिल्ड्रन का सिर्फ और सिर्फ 90 था, ओके? तो ये होता है आपका। देन वी हैव द फ्लाई-इन इफेक्ट। फ्लाई-इन इफेक्ट का मतलब ये है कि आज के समय पे IQ के स्कोर्स के अंदर बहुत सेक्युलर राइज आया है, मतलब आजकल के बच्चों का IQ स्कोर बहुत हाई जाता है। अब इसको हम कहते हैं फ्लाई-इन इफेक्ट। क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आज के ज़माने पे हमको पता है कि कौन सा न्यूट्रिशन हमको चाहिए, हमें अपने खाने में क्या क्या चाहिए। पेरेंट्स को भी पता है, बच्चों को भी पता है, बच्चे भी इस चीज़ के ऊपर स्टडी करते रहते हैं। हाउएवर कितना ही जंक फूड खा लें वो सब भी नुकसान करता है ऑफ कोर्स, बट वी नो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं चेंज आया है, बेटर न्यूट्रिशन हमको मिल रहे हैं, ठीक है? जैसे पहले के ज़माने में दवाइयाँ नहीं बनती थी, अब जैसे आप देखो कितने सारे सप्लीमेंट्स आने लगे हैं, ओके? देन इंटरनेट, टेलीविजन, मैं इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, कि जैसे लोग बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा फ़ोन चलाए, पर वो फिर भी चलाता है, बट मैं हमेशा यही समझाती हूँ पेरेंट्स को कि आप फ़ोन दो, बट फॉर अ लिमिटेड टाइम, कि अगर वो टेलीविजन से, इंटरनेट से अगर बिल्कुल ही आप उन्हें दूर कर दोगे, सिर्फ किताबी कीड़ा बना दोगे, तो वो इतना स्मार्ट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजी ही आजकल सब कुछ है। टेक्नोलॉजी से उनको अगर आप नहीं फेमिलराइज कराओगे तो प्रॉब्लम आएगी। भले ही आप आधा घंटा दो, 1 घंटा दो, बट फोन दो जरूर, ओके? और उस पर देखो, नजर भी रखोगे कि वो लोग क्या देख रहे हैं, कंटेंट क्या है उनका, ठीक है? सो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एजुकेशन फॉर पेरेंट्स एज वेल एज फॉर चिल्ड्रन। सबके अंदर सेक्युलर राइज है, नॉट दिस इज नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रन, सबके लिए है, सबके IQs में एकदम सेक्युलर राइज आया है, ठीक है? और देन मोर कॉग्निटिवली डिमांडिंग जॉब्स भी आई हैं, तो जैसे कि IT में देखो आप लोग, IT में कितना ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत होती है, पूरा डिज़ाइनिंग करना, वेब डिज़ाइनिंग, और एप्स बना रहे हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे एप्स बना दे रहे हैं, तो यहाँ पे कॉग्निशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है? पूरा एल्गोरिदम सेट करना और पूरे कोड्स बनाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, बहुत सारे चीज़ें आती हैं उसके अंदर। फिर अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है ना? अर्बन एरियाज जो है बहुत इंक्रीज हो रहा है आजकल, छोटे छोटे गाँव भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, और जो सिटीज़ हैं उनका भी थोड़ा फैलाव ज़्यादा हो रहा है। आप देखो आउटर एरियाज़ में ज़्यादातर स्कूल्स होते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं वो आउटर एरियाज़ में ही होती हैं, ठीक है? तो इन सब के लिए, इन सभी के बेसिस पे एनवायरनमेंट हमारा क्योंकि अच्छा हो रहा है, हमारी हायर क्वालिटी का हमारा एनवायरनमेंट हो रहा है, उसकी वजह से एक सेक्युलर राइज आ रहा है IQ में, जिसको हम कहते हैं फ्लाई-इन इफेक्ट, ओके? देन इन्वायरमेंटल डिप्रीवेशन और इनरिचमेंट।
क्या होता है ये कि अगर आपकी क्वालिटी मतलब एनवायरनमेंट डिप्रीवेशन मतलब सही तरीके का एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, आपको बेटर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, आपको अच्छी स्कूलिंग नहीं मिल रही है, आपके फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वो बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, ठीक है, आपका एरिया अच्छा नहीं है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अफेक्ट लाएंगी आपकी इंटेलिजेंस पे। अगर ये सब कुछ अच्छा है तो आपकी इंटेलिजेंस भी कहीं ना कहीं इंक्रीज कर जाएगी, और ऐसा देखा गया है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि 100% यही होता है, बहुत से ऐसे खराब खराब एनवायरनमेंट से भी लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन हायर एवरेज ऐसा ही होता है, जिनकी स्कूलिंग अच्छी हो रही है, जिनका बेस अच्छा है, उनकी पढ़ाई जिसकी अच्छी है, उसका सब कुछ फिर सक्सेसफुल होने के उसके चांसेस थोड़े से हाई रहते हैं। ओके, एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट। ठीक है, देन सोशल और इकोनॉमिक डिप्रीविएशन। ठीक है, पैसा नहीं है तो हम अच्छे स्कूल में नहीं भेजेंगे, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करा सकते तो उसका भी इफेक्ट आएगा आईक्यू पे। तो ये सारी चीजें होती हैं एनवायरमेंटल डिप्रीविएशन से। ओके, then what in terms of enrichment, placing children in favorable settings seem to enhance intelligence than growing up in a restricted environment. आप उसकी skills को support करो। आप जो बच्चा कह रहा है कि मुझे अगर ये चीज़ पसंद है, अगर मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो हमको थोड़ा सा उसको सपोर्ट करना चाहिए, इवन स्कूल्स में भी और घरों में भी। अभी इंडियन कल्चर ये है कि अगर आपका मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पे अगर स्कोर हाई है, देन ओनली यू विल कॉल एज अ इंटेलिजेंट किड। बट अगर आपका इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो या आप किसी और एक्टिविटी में अच्छे हो, तो आपको इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट कोई नहीं कहेगा। एंड दिस इज द सैड थिंग, ये होता है, ये इंडियन कल्चर्स में अभी भी, इवन वेस्टर्न कल्चर्स में ये थोड़ा सा कम है, बट इंडियन कल्चर्स में ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमको इसको ख़त्म करना चाहिए। ओके, तो यही है कि अभी जब आप लोग थ्योरीज पढ़ोगे, स्पेशली गार्डनर की थ्योरी विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट थ्योरी, उसमें उन्होंने बताया है कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक चीज़ के ऊपर नहीं होती है, सिर्फ मैथ्स और स्कूल के जो मार्क्स आ रहे हैं सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं होती है इंटेलिजेंस। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप इंटेलिजेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो रिसर्च स्टडीज इंडिकेट दैट स्टिमुलेटिंग होम एनवायरनमेंट्स, दोज इन विच पेरेंट्स इंटरैक्ट frequently with their children, make numerous learning and reading materials available, encourage the development of new skills and so on, have a positive impact on intelligence of the children. I hope ये सबको आपको समझ में आया होगा, बिकॉज यही सब अभी मैं डिस्कस कर रही थी। ओके, बट जो बेचारे बच्चे हैं जो डिसएडवांटेज एनवायरनमेंट से आए हैं, बैकग्राउंड उनका पैसा नहीं है घर में, खाने के लिए ही अगर पैसा अरेंज हो जा रहा है वही बहुत बड़ी बात है, प्रॉपर स्कूलिंग नहीं है, पेरेंट्स भी इतने एजुकेटेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका उस चीज़ का इम्पैक्ट आएगा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से। अब कोई मुझे बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आप बोलो कि एक बेचारा जो रोड पे सड़क पे जो लोग आ रहे हैं, कभी बच्चा स्कूल ही नहीं गया, तो वो कैसे कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेगा, या कैसे हम उसको इंटेलिजेंट कह देंगे, मतलब आईक्यू के बेसिस पे अगर हम देखा जाए। अब क्योंकि आईक्यू के टेस्ट भी पूरे, और ज़्यादातर मोस्टली 90% आईक्यू के टेस्ट पूरे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, लॉजिकल रीजनिंग, इन्हीं सारी चीज़ों पे बेस्ड रहते हैं। बट उनको अगर बेसिक चीज़ें ही नहीं समझ में आती होंगी, उनको यही नहीं पता होगा, ABCD ही नहीं आती होगी, 1+1 2+1 यही नहीं आता होगा, तो वो कैसे करेंगे, है ना, ये होता है। सो नेक्स्ट व्हाट, वही सारी चीजें हैं। सब रिसर्च स्टडीज सपोर्ट द बेनिफिट्स ऑफ स्कूलिंग विच इन्फ्लुएंसेस चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज। स्कूलिंग improves IQ as it engages the children in cognitive processes of memorizing, rehearsal, organization and so on. अब स्कूल इज नॉट ओनली अबाउट द एजुकेशन, स्कूल आपको एक लाइफ में डिसिप्लिन सिखाता है कि आप बार बार टेस्ट करो, बार बार टेस्ट होता है बच्चों का, देखा है ना, यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, फिर हाफ ईयरली हो रहे हैं, फिर फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं, और फिर ओरल टेस्ट भी हो रहे हैं, बहुत कुछ होता है। तो याद करते रहते हैं हम चीज़ों को, फिर उसकी रिहर्सल भी करते रहते हैं हम। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन हमारे अंदर आ जाता है जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग उसकी कॉपीज़ हैं, अलग अलग उसके नोट्स हैं, सारी चीज़ें सब कुछ अलग अलग रहता है। तो हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन आता है, हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस इससे थोड़ी सी स्ट्रांग होती हैं स्कूल से। ठीक है, और जहाँ जिसको स्कूलिंग नहीं मिलेगी उसमें प्रॉब्लम आएगी, उसके IQ स्कोर्स में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बहुत कम आएंगे उसके स्कोर्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस क्या कहता है, एडिशनल सपोर्ट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ environmental factors in intelligence is provided by research factors on findings on biological factors. Many biological factors that the individual encounter while growing up can affect their
intelligence. The biological influences act on the physical body of the individual. It includes nutrition, exposure. Okay. तो ये biological influences exactly they wanna say कि जो आपके जैसे जो बच्चे ड्रग्स लेते हैं, नॉट बच्चे, अडल्ट भी लेते हैं, सब लोग जो भी ड्रग्स ले रहे हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस का जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो ऐसे एरियाज में जो लोग रहते हैं जहाँ पे बहुत ऐसी फैक्ट्रीज हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो उसका भी इफेक्ट आता है हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट पे, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, ठीक है। या कोई मदर है, तो मदर ने ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसने अल्कोहल का कंजम्पशन किया या ड्रग्स लिए, तो उस पे भी बच्चे की ऑफ कोर्स कॉग्निटिव ग्रोथ पे, उसके ब्रेन डेवलपमेंट पे, उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी, तो इंटेलिजेंस में रिफ्लेक्ट करेगी वो आगे जाके, ठीक है, जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा। ओके, अल्कोहल लेना, ड्रग्स, रेडिएशन, लेड बेस्ड पेंट, डस्ट कैन अफेक्ट न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड दस ऑल्सो अफेक्ट चिल्ड्रन लेटर IQ स्कोर्स, ये होता है। और मदर को ड्यूरिंग द प्रीनेटल एनवायरनमेंट, जब मदर के वॉर्म में बच्चा है, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर नहीं मिले, ठीक है ना, और अगर स्ट्रेस था, या अगर उसने कोई ऐसे ड्रग्स लिए हैं, ड्रग्स, दवाइयाँ भी हो सकती हैं, ड्रग्स वो वाले ड्रग्स भी हो सकते हैं, और ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिनको मना करते हैं डॉक्टर्स, अगर वो आपने ले लिए तो क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में, ब्रेन के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो ये होता है। An example of such effects is fetal alcohol syndrome, in which children whose mothers have consumed alcohol during pregnancy show retarded physical and mental growth. इसको क्या कहते हैं, fetal alcohol syndrome, ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। So that's it. There is a considerable evidence that both nature and nurture play a role in intelligence. तो अभी तक हमने क्या देखा कि of course nature का भी रोल है, of course nurture का भी रोल है, दोनों का ही रोल है इंटेलिजेंस पे, ठीक है। सो यही हम एक्सेप्ट करते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट अब, ठीक है। हम कंप्लीटली ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी की वजह से है या सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से है, दोनों का कहीं ना कहीं मिला जुला रोल है आपकी इंटेलिजेंस पे। फाइन, यस।